नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ पहलुओं के बारे में और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के वे पहलू जो कि राजस्थान के इतिहास से संबंध रखते हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में आज मैंने आपसे बात की थी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारतीय सैनिक अभियानों के बारे में, और जब मैंने आपसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारतीय अभियानों के बारे में बात की थी तब मैंने आपसे चित्तौड़ हमले का उल्लेख किया था। और 1303 में हुआ ये चित्तौड़ हमला, जिसका विवरण लिखते हुए अमीर खुसरो ने लिखा है कि 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन की फौजों ने चित्तौड़ की तरफ कूच किया, मेवाड़ की तरफ रवानगी की। चित्तौड़ हमले के पीछे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जो कारण अंतर्निहित थे, उन कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण की चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि यदि विद्यार्थियों इसकी ऐतिहासिकता पर अगर 100% यकीन किया जाए तो यह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर हमले का महत्वपूर्ण कारण था। और वो कारण था विद्यार्थियों पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा। तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आगे की कक्षा में आपसे पद्मिनी की ऐतिहासिकता के बारे में विवेचन करूँगा। विद्यार्थियों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर हमले के पीछे एक मुख्य उद्देश्य राणा रतन सिंह, जो कि गुहिलों के रावल शाखा से ताल्लुक़ रखते थे, उन राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की आकांक्षा अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर हमले का एक कारण बनी। पद्मिनी की ऐतिहासिकता के बारे में इतिहासकारों में काफ़ी वाद विवाद है और यह काफ़ी शोध का विषय भी बना और अभी भी एक राय नहीं हो पाई है और शोध कार्य जारी है। तो आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा पद्मिनी की ऐतिहासिकता से जुड़े हुए विविध मतों के बारे में, और मैं अपने इस व्याख्यान को 2 भागों में बांटकर मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी मेरा ये पहला भाग है। चूंकि जब हम पद्मिनी की ऐतिहासिकता की बात कर रहे हैं और चूंकि जब हम ये देख रहे हैं कि यह चित्तौड़ पर हमले के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, तो हमारे लिए ये लाजमी हो जाता है कि हम पद्मिनी की कथा से जुड़े हुए पात्रों जैसे कि रतन सिंह, जैसे कि राघव चेतन, जैसे कि सेनापति गोरा और बादल, इन सभी की ऐतिहासिकता की हम समीक्षा करें तो हम सच्चाई के काफ़ी करीब तक पहुंच पाएंगे। इस कथा का सबसे पहला उल्लेख 16वीं सदी में मिलता है, जब हम ये देखते हैं कि प्रख्यात कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में अपना एक ग्रंथ लिखा था, 1540 ईस्वी में, जिसका नाम था पद्मावत, और उसमें उसने पद्मिनी की कथा का उल्लेख किया। इस कथा के लगभग 70 साल बाद इतिहासकार फरिश्ता, उसने अपना ग्रंथ तवारी की फरिश्ता लिखा और उसने पद्मिनी की कथा को मामूली परिवर्तन के साथ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ हमले से जोड़ दिया। हालांकि वह कुछ भूल कर गया है, वह उसमें तवारी की फरिश्ता में पद्मिनी को रतन सिंह की पत्नी न बताकर पुत्री बताता है। इस कथा को आगे चलकर राजपूतों के कई चारणों और बाटों ने स्वीकार कर लिया और ये कथा एक प्रकार से इतिहास का हिस्सा बनने लगी। राजस्थान के इतिहास के यूरोपियन लेखक कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने एनाल्स इन एंटिक्विटी लिखा था, उन्होंने भी पद्मिनी की कथा को स्वीकार किया। तो इस कथा के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसके बाद हम इसकी ऐतिहासिकता का विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे। इस कथा के मुताबिक चित्तौड़ के राणा रतन सिंह ने जब सिहल देश की राजकुमारी, सिहल देश जिसका समीकरण श्रीलंका से किया जाता है, सिहल देश की राजकुमारी पद्मिनी, जो कि सिहल देश के राजा गंधर्व सेन, जिसको कि
पद्मावत में गोवर्धन कहा गया, तो गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य के बारे में जब रतन सिंह ने सुना, और यह सुना उसने हीरामन नामक तोते के माध्यम से। हीरामन नामक तोते ने उसे पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताया, तो रतन सिंह के मन में पद्मिनी को प्राप्त करने की, उसे विवाह करने की इच्छा जागृत हुई और वह सियल देश के लिए रवाना हो गया। और वहाँ पर उसने योगी के वेश में 12 साल तक तपस्या की और पद्मिनी को विवाह के लिए राजी करने में वो कामयाब हुआ। और सियल देश के राजा गोवर्धन या गंधर्वसेन ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। इसके बाद पद्मिनी और रतन सिंह दोनों चित्तौड़ लौट आए। वहाँ पर चित्तौड़ के ब्राह्मण, ज्योतिषी, तांत्रिक जो भी कहे, राघव चेतन ने पद्मिनी के जब अद्भुत सौंदर्य को देखा तो वो मूर्छित हो गया। और यह रतन सिंह द्वारा राघव चेतन को मेवाड़ से निष्कासित करने का एक बहुत बड़ा कारण था। राघव चेतन ने रतन सिंह के सर्वनाश का संकल्प लिया और वह दिल्ली जा पहुंचा और उसने दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ये बताया कि पद्मिनी जैसी सौंदर्यवती महिला आपकी रानी होनी चाहिए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया और उसने रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि यदि वह सर्वनाश से बचना चाहता है, यदि वह मेवाड़ के विनाश से, संपूर्ण तबाही से बचना चाहता है, तो उसके लिए बेहतर है कि पद्मिनी को सुल्तान के शाही हरम में भेज देवे। लेकिन राणा रतन सिंह, जो अपनी आन, मान, मर्यादा और शान के धनी थे, जिनका ताल्लुक गुहिलों की प्रख्यात रावल शाखा से था, वो इस प्रकार का घृणित प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते थे और उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अलाउद्दीन की सेनाओं ने चित्तौड़ का घेरा डाला और जब अलाउद्दीन कामयाब नहीं हो पाया, कई वर्षों के घेरे के बाद, लगभग 8 वर्षों के घेरे का उल्लेख करता है पद्मावत, तो उसने रतन सिंह को संदेश भेजा कि यदि केवल पद्मिनी का अक्स उसे शीशे में दिखा दिया जाए तो वह देखकर वापस लौट जाएगा। रतन सिंह ने उसकी बात स्वीकार कर ली और पद्मिनी का अक्स शीशे में दिखा दिया गया प्रतिबिंब, और रतन सिंह अलाउद्दीन को छोड़ने किले के दरवाजे तक जाने लगे। तो सतर्क सेनापतियों गोरा और बादल ने रतन सिंह को सावधान किया, लेकिन रतन सिंह की समझ में पूरी तरीके से बात आई नहीं। और जब किले के मुख्य द्वार पर वो पहुंचा तो वहाँ पर तैनात खलजी सैनिकों ने रतन सिंह को दबोच लिया और कैद कर लिया। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन रतन सिंह को दिल्ली ले गया और उसे काफ़ी यातनाएं दी गई। रतन सिंह ने चित्तौड़ के किलेदारों को, सेनापतियों को यह संदेश भेजा, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किलेदारों को संदेश भेजा कि यदि रतन सिंह की जान की सलामती चाहते तो पद्मिनी को उसके हवाले कर दो। अब पद्मिनी ने गोरा और बादल के साथ मिलकर एक योजना बनाई और सुल्तान के पास ये संदेश भिजवाई कि पद्मिनी खुद अकेली भी नहीं आएगी, बल्कि अपनी सहेलियों के साथ, अपनी दासियों के साथ आएगी। और करीबन 1600 पालकियों में पद्मिनी ने राजपूत सैनिकों को बिठा दिया और अलाउद्दीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पद्मिनी की ये बात को मान लिया। जब पद्मिनी दिल्ली के नज़दीक पहुंची तो उसने सुल्तान को एक संदेश और भिजवाया कि अब चूंकि मैं आपके हरम में आ रही हूं और अब रतन सिंह से मेरा कभी मिलना नहीं होगा, इसलिए एक बार मैं रतन सिंह से मिलना चाहती हूं। तो अलाउद्दीन ने इस बात की इजाज़त दे दी और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 पालकियों का काफिला उस तरफ मुड़ गया जहाँ पर कि रतन सिंह को कैद किया गया था। पालकियों में बैठे हुए राजपूत सैनिकों ने तुरंत रतन सिंह को वहाँ से कैद करवा लिया गया और रतन सिंह और पद्मिनी और बादल सैनिकों के साथ चित्तौड़ की तरफ बढ़ चले। पीछे गोरा ने अपने राजपूत सैनिकों सहित अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों का रास्ता रोका और गोरा सिंह बड़ी वीरतापूर्वक बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। लेकिन रतन सिंह और पद्मिनी वह सकुशल चित्तौड़ पहुंचने में कामयाब हो गई। चित्तौड़ की सीमाओं में रास्ते में जब रतन सिंह को कुंभलमेर के सामंत की विद्रोह का पता चला, विश्वासघात का, तो उसने उस पर हमला किया और इस हमले में लड़ते हुए रतन सिंह की मृत्यु हो गई और पद्मिनी और एक अन्य रानी उसके पीछे सती हो गई। बाद में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया
और इस हमले का मुकाबला करते हुए बादल की मृत्यु हो गई और चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ गया। तो विद्यार्थियों, यह था इस कथा का सारांश, इस कथा का एब्स्ट्रैक्ट। इस कथा का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार के.एस. लाल ने लिखा है कि पद्मिनी की यह कथा जिसमें सौंदर्य है, जिसमें साहस है, जिसमें उदारता है, एक प्रकार से इतनी प्रचलित और लोकप्रिय हो गई कि वह तत्कालीन जनमानस के दिलो दिमाग में घर कर गई और काफ़ी हद तक वो इतिहास के करीब पहुंच गई। और फारसी इतिहासकारों ने भी पद्मिनी की इस कथा का उल्लेख करते समय वास्तविकता और कल्पना में भेद करना बिल्कुल उचित नहीं समझा और इसका परिणाम यह था कि वो सत्यता से काफ़ी दूर हो गए। तो ये विवेचन था इतिहासकार के.एस. लाल का। विद्यार्थियों, इस कक्षा के पार्ट 2 के अंतर्गत मैं आपसे फिर बात करूंगा कि पद्मिनी की ये कथा जिसका उल्लेख मैंने आपसे किया, इस कथा के बारे में इतिहासकारों की क्या राय है और वो किस तथ्यों के आधार पर पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं और पद्मिनी की ऐतिहासिकता का विरोध करते हैं। इस बारे में मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि कर्नल टॉड ने इस कथा को सत्य माना है। राजस्थान के मूर्धन्य और प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने अर्ली चौहान डायनेस्टी और राजस्थान थ्रू द एजेस नामक ग्रंथ लिखे, उन्होंने भी कुछ प्रमाण पेश करके इस कथा की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। वही दूसरी तरफ राजस्थान के एक अन्य प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने अमूमन और कमोबेश राजस्थान की हर रियासत का इतिहास लिखा, उन्होंने पद्मिनी की ऐतिहासिकता के ऊपर संदेह प्रकट किया। वही इतिहासकार के.एस. लाल भी पद्मिनी की ऐतिहासिकता के ऊपर संदेह प्रकट करते हैं। तो विद्यार्थियों, इतिहासकारों के इन विविध मतों का विवेचन मैं अपने इस कक्षा के भाग 2 में करूँगा। स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे से 9928482295 पर संपर्क कीजिए। और विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन है कि ज्ञान के आदान प्रदान की यह प्रक्रिया केवल एक पक्षीय नहीं रही, विचारों का संप्रेषण दोनों तरफ से हो। इसलिए आप मुझे फीडबैक भेजिए। जो क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे भेजता हूँ, आप उनको हल करने का प्रयत्न कीजिए और मुझे भेजिए, क्योंकि मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि विद्यार्थियों, हम शिक्षक पेड़ पर लगे पके हुए आम की तरह होते हैं और यदि हमसे रस चाहिए तो आपको हमें तोड़ना पड़ेगा, हमें पत्थर मारना पड़ेगा, यानी अपनी ज्ञान की जिज्ञासा से हमें आपको प्रेरित करना पड़ेगा। आप हमसे एक बात पूछेंगे, हम आपसे 10 बात कहेंगे। तो यही विचारों के संप्रेषण का तरीका होता है। जय भारत, जय हिंद।